हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओल्ड स्कूल गर्ल टेल्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फेमस पर्सनालिटी, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में। ये इस चैनल की 4th वीडियो है, तो अगर आप भी अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर यू रेडी? तो आज की वीडियो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ, जो कि ओडिशा में है। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती बोस था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सक्सेसफुल लॉयर थे और चाहते थे कि उनके बच्चे अंग्रेजी भाषा और रहन सहन सीखें। वे रिजर्व नेचर के थे और ज़्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते थे। नन्हे सुभाष पर अपनी माँ का बहुत इन्फ्लुएंस था, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वे माता काली और दुर्गा की पूजा करती और सुभाष को महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थीं। माँ के प्रभाव के कारण ही सुभाष के अंदर भी दूसरों की मदद करने की भावना थी। वे स्कूल में वेस्टर्न एजुकेशन तो ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भारतीय कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया। वे अक्सर अपनी माँ को लंबे खत लिखा करते और उन खतों में ज्ञानी लोगों जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में मेंशन किया करते। पढ़ने में निहायती तेज थे और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में उन्होंने 2nd रैंक प्राप्त की। साल 1913 में उन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज भेजा गया फिलॉसफी पढ़ने के लिए और वहाँ उनकी दोस्ती हेमंत कुमार सरकार से हो गई। साल 1914 में दोनों दोस्त प्लान बनाकर एक स्पिरिचुअल गुरु की तलाश में नॉर्थ इंडिया की ओर चले गए। गुरु तो नहीं मिले, लेकिन घर आकर सुभाष की अपने पिता से बहस हो गई। यहीं पे उनका बीच बचाव किया उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने, जो कि इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करके लौटे थे। सुभाष फिर से प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता चले गए और अपने आप को पढ़ाई में बिजी कर लिया। साल 1916 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने के दौरान उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर E.F. ओटर नाम के एक प्रोफेसर की पिटाई की है, क्योंकि ओटर ने भारतीय कल्चर का मजाक उड़ाया था और कुछ छात्रों के साथ बुरा व्यवहार किया था। जब सुभाष पर इस बात का इल्जाम लगा तो उन पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। एक कॉलेज सर्वेंट की गवाही के आधार पर सुभाष को दोषी करार दिया गया और उन्हें कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया। हालांकि उनके पिता के अच्छी रेपुटेशन के कारण उन्हें परमानेंट एक्सपल्शन नहीं मिला, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उन्हें किसी और कॉलेज में जाकर सेम कोर्स को कंटिन्यू करने की इजाज़त दे दी और इस तरह साल 1918 में उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में अपनी BA कंप्लीट की। इसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें लंदन जाकर ICS की तैयारी करने को कहा और बोस ICS की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए। 1920 में उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया और 4था स्थान प्राप्त किया। हालांकि अभी ICS का फाइनल स्टेज बाकी था। बोस की तरह श्योर थे कि वे फाइनल स्टेज भी पार कर लेंगे, लेकिन अचानक उनके मन में कुछ दुविधाएं आने लगी और उन्होंने ICS ना करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने भाई शरद को पत्र लिखा कि उनकी मां ने उन्हें पत्र लिखा है और उनके डिसीजन को सपोर्ट किया है, जिससे उनके मन से माँ बाप को हर्ट करने का बोझ उतर गया है। बोस वापस अपने वतन भारत आ गए और CR दास के साथ मिलकर नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बन गए। साल 1923 में बोस को इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया और उसके बाद उन्हें बंगाल स्टेट कांग्रेस का सेक्रेटरी भी बनाया गया। साल 1924 में वे कलकत्ता के मेयर भी बने। उसी साल जब वे कलकत्ता की सड़कों पर एक प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे थे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और बाद में मांडले भेज दिया गया। साल 1927 में रिहा होने के बाद उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के तौर पर कांग्रेस को ज्वाइन किया और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए काम करने लगे। साल 1928 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक एनुअल मीटिंग कलकत्ता में ऑर्गेनाइज की। कांग्रेस की इस एनुअल मीटिंग के बारे में राइटर नीरज चौधरी लिखते हैं कि महात्मा गांधी, जो कि नॉन वायलेंस के पथ पर चलते थे, उन्हें बोस का ये कदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस मीटिंग को एक सर्कस करार दिया। इस घटना के थोड़े समय पश्चात ही वे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अरेस्ट हो गए, लेकिन साल 1930 में वे फिर से कलकत्ता के मेयर चुने गए। इसके बाद मिड 1930s में बोस पूरे यूरोप में ट्रैवल करते रहे और वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स और यूरोपियन पॉलिटिशियंस से मिलते रहे। ऐसा माना जाता है कि 1937 में उन्होंने एमिली शेंकल नामक एक स्टेनोग्राफर से शादी भी कर ली थी। अपने प्रयासों के कारण साल 1938 में वे एक नेशनल लीडर बनकर उभरे, इसीलिए उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने का न्योता मिला। बोस जानते थे कि ब्रिटिश रूल खत्म करने के लिए भारतीयों को फोर्स का सहारा लेना ही पड़ेगा, जो महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस की विचारधारा के बिल्कुल ऑपोजिट था। उन्होंने कांग्रेस में यूनिटी बनाए रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई कोशिश सफल नहीं हुई थी। उनके और जवाहरलाल नेहरू के बीच में भी दूरियां बढ़ गई और इसीलिए 3 मई 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी का गठन किया। 3 सितंबर 1939 को सुभाष मद्रास में थे और उन्हें वहां पता चला कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच जंग छिड़ गई है।
वे जानते थे कि यही अच्छा मौका है जब भारतीय अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ पाएंगे। उन्होंने इस बारे में कांग्रेस से बात की और कहा कि अगर कांग्रेस इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएगी तो फॉरवर्ड ब्लॉक अकेली ही अंग्रेज़ों से लड़ेगी। सुभाष ने अपनी बात को सही सिद्ध कर दिखाया जब अगले साल जुलाई में उन्होंने अपनी यूथ ब्रिगेड के साथ मिलकर कैलकाटा जाकर हेलवेट पिलर, जो कि भारतीय स्लेवरी का एक सिंबल माना जाता है, उसे गिरा दिया। अंग्रेजी सरकार को सुभाष का मैसेज साफ था कि जिस तरीके से उन्होंने इस पिलर को गिराया है वे अंग्रेजी सरकार को भी गिरा देंगे। ब्रिटिश सरकार उनके इस कदम से डर गई और उन्हें उनके साथियों के साथ जेल में डाल दिया। लेकिन सुभाष जानते थे कि जेल में रहकर वे अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। वे जानते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अंग्रेज़ी सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने फास्टिंग शुरू कर दी थी। फास्टिंग के कारण तबीयत खराब होने के कारण अंग्रेज़ी सरकार को मजबूरन उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा। इसके बाद नेताजी के जीवन में क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो के सेकेंड पार्ट का इंतज़ार कीजिए। Thank you for watching the video till the end. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel.